जय हिंद दोस्तों। आज जो हम देखेंगे वो अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हम जानेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। डिफ्लेक्शन चैप्टर क्यों पढ़ते हैं सिविल इंजीनियर्स, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। साथ में जो डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के मेथड हैं वो कौन कौन से मेथड हैं, क्या हर एक मेथड ज़रूरी है या कोई भी मेथड ना पढ़े, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिना कोई मेथड पढ़े डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो एक मेथड अगर हम पढ़ लें, कोई भी एक मेथड पढ़ लें और वो सभी जगह एप्लीकेबल हो, सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएं, क्या कोई ऐसा मेथड है, क्या हर एक मेथड को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी कंफ्यूजिंग हैं आप लोग के, वो सब आज आप लोग के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ वन बाई वन डिस्कस करूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर मेरा आप लोग को ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन है क्या। देखो डिज़ाइन मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी जब आप लोग को बताया था कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन के बेसिस पे डिज़ाइन ना हो। चाहे वो आपकी स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ जो डिज़ाइन करी जाती है वो आप लोग की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस को ध्यान में रख करके डिज़ाइन करी जाती है। अब कोई भी डिज़ाइन अगर होता है तो या तो वो स्ट्रेंथ बेस्ड होता है या वो स्टिफनेस बेस्ड होता है। तो स्ट्रेंथ बेस्ड जो डिज़ाइन होता है वो तो हमने देख लिया था कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में, कहाँ पर डिस्कस किया था, अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में डिस्कस किया था। लेकिन जो स्टिफनेस बेस्ड डिज़ाइन था तो उसके बारे में अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो स्टिफनेस आप लोग का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टिफनेस कहीं ना कहीं इन्वर्सली रिलेट करता है आप लोग का डिफ्लेक्शन के साथ। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि स्टिफनेस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लेक्सिबिलिटी के। अगर कहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या, उसमें इसकी उस स्टिफनेस क्या होगी, कम होगी। और अगर स्टिफनेस कम होगी तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या देखने को मिलेगा, हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये डिफ्लेक्शन है क्या, तो देखो होता नहीं कि आपने देखा होगा कि अगर विलेजेस वगैरह में आपने देखा हो तो अगर रिवर वगैरह होती है तो वहाँ पे दो बड़े बड़े पत्थर लेते हैं, उन बड़े बड़े पत्थरों पे कोई इस तरीके की लकड़ी रखते हैं। हम वो लकड़ी रख के जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं तो जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा इसकी शेप कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाती है कि नहीं, नीचे की तरफ ये झुक जाती है, फिर इस तरीके से हो जाती है। तो ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये जो गैप देखने को मिल रहा है ओरिजिनल शेप में और फिर फाइनल पोजिशन में, जो इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन के बीच जो गैप देखने को मिल रहा है, इसी गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। अब ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो लकड़ी है, ये जो वुड आपने यूज़ करी है कितनी, अगर ये ज़्यादा स्टिफ है, ज़्यादा मजबूत है, तो ये डिफ्लेक्शन उतना ही कम देखने को मिलेगा। और अगर ये लकड़ी बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपने मटेरियल या जो प्रॉपर्टी, ये जो आपने वुड यूज़ की है, ये किस टाइप की आपने यूज़ की है, ये इसके ऊपर टोटली डिपेंड करने वाला है। और अगर हम एक चौंकाने वाली बात करें तो चौंकाने वाली बात ये है कि हमको ये तो मालूम है कि डिफ्लेक्शन जो है वो लोड की वजह से आया क्योंकि आपने उसके ऊपर चलना शुरू करा था। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो 60 to 70% जो डिज़ाइन होते हैं हमारे, जैसे ब्रिज डिज़ाइन है, बीम डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन है, वो 60 to 70% फेल होते हैं डिफ्लेक्शन की वजह से। केवल और केवल 30% चांसेज होंगे कि वो स्ट्रेंथ वाइज फेल होंगे, स्ट्रेंथ कम होने की वजह से फेल होंगे। क्योंकि स्ट्रेंथ को तो हम अच्छे से चेक कर लेते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में देखा था कि इनफाइनाइट प्लेन हमारे पास करते हैं एक पॉइंट से और हम उस प्लेन की तलाश करते हैं जिस पर हमारी शियर स्ट्रेस जीरो हो, क्योंकि हम उस प्लेन पर देखते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारी आती है और उन्हीं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को ध्यान में रख करके हम कोई भी डिज़ाइन अपना पॉसिबल कर पाते हैं। तो अब हमको मालूम है कि डिफ्लेक्शन में अगर हमारा 60 to 70% स्ट्रक्चर अगर हमारी फेल करनी है तो हमारे लिए कितना मेजर रोल प्ले करेगा डिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो हम इस चीज़ को समझेंगे डिफ्लेक्शन है क्या। तो देखिए हमारे पास एक फिक्स्ड बीम था, यहाँ पर एक एंड हमने इसका फिक्स कर दिया और ये हमारे पास बीम की स्पैन थी जिसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, और इसके फ्री एंड पर हमने एक पॉइंट लोड लगाया जो कि हमारे पास पी था। अब जैसे ही ये लोड नीचे की तरफ काम करना शुरू करेगा तो ये कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, इसी को हम डिफ्लेक्शन कह रहे हैं। और ये बी पॉइंट पर देखने को मिल रहा है तो इसलिए हमने इसको डेल बी से लिख दिया, डेल्टा बी से लिख दिया कि डेल्टा बी, बी पॉइंट पर हमको ये डेल्टा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद होता क्या है कि हमको स्लोप भी फाइंड आउट करना होता है, कितना स्लोप हमारा ये बन रहा है, कितना स्लोप हमारा ये बन रहा है, थीटा एंगल कितना बन रहा है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि जिस पॉइंट पर हमको स्लोप फाइंड आउट करना होता, जैसे बी पॉइंट पर निकालना, तो बी पॉइंट पर ये डिफ्लेक्टेड शेप आई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पर एक टेंजेंट ले लेंगे, फिर उस टेंजेंट का हम हॉरिजॉन्टल से अपना स्लोप देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि कितने डिग्री के एंगल पर ये हमारा स्लोप बना रहा है। तो सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर हम अपना स्लोप देखते हैं। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी मेनली, एक अपना स्लोप देखना और एक हमको डिफ्लेक्शन देखना। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट पर हमसे पूछना चाह रहा है। जिस पॉइंट पर हमसे कहेगा उस पॉइंट पर हम उसको निकाल करके दे देंगे। कैसे निकालना वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा।
ठीक है। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन है क्या, तो डिफ्लेक्शन के बारे में देख लीजिए। डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज कोज्ड बाय इट्स लोडिंग लाइक नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टोर्जन। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो लोडिंग एक्शन की वजह से आता है, चाहे वहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, जो कि अभी हमने देखा था पी लोड की वजह से वो नीचे डिफ्लेक्ट कर गया था कैंटिलीवर बीम, या शियर फोर्स हो हमारा, या बेंडिंग मोमेंट हो, या फिर हमारे पास टोर्जन हो। ये सब के सब फोर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे हमारे किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन फॉर ट्रेसेस, अगर हम ट्रेसेस की बात करें तो डिफ्लेक्शन इज कोज्ड बाय द इंटरनल एक्सियल फोर्स, बट फॉर बीम फ्रेम्स मेजर डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द बेंडिंग। अगर हम बात करें बीम की बात करें, फ्रेम्स की बात करें, तो ये हमारा स्ट्रक्चर में यूज होगा बहुत ज़्यादा। तो बीम्स अगर हम फ्रेम्स की बात करें तो उसमें मेजर जो हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो बेंडिंग की वजह से देखने को मिलता है। जबकि ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक्सियल फोर्स जो आता है, जो इंटरनल एक्सियल फोर्स होता है, जो उसके ट्रस के मेंबर्स के बीच होता है, मेंबर्स में होता है, उसकी वजह से हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि ट्रस में जो डिफ्लेक्शन आता है किस वजह से आता है, तो एक्सियल फोर्सेस की वजह से आता है। बीम और फ्रेम्स में जो मेजर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, बेंडिंग की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा डिफ्लेक्शन की। अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्चुरल रिजिडिटी। फ्लेक्चुरल रिजिडिटी क्या होती है, ई। आपको याद हो तो बेंडिंग इक्वेशन हम पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, है कि नहीं। तो यहाँ से जब हम 1/r की अगर वैल्यू निकालें, इस 1/r की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, एम अपॉन ई आई। तो ये जो ई आई होता है, इसी ई आई को हम बोलते हैं फ्लेक्चुरल रिजिडिटी। और फ्लेक्चुरल रिजिडिटी क्या होती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर किसी की फ्लेक्चुरल रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिजिडिटी के। कैसे है वो भी अभी आपको बताऊंगा, परेशान मत हो। ई क्या होता है, इलास्टिक मॉडुलस होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग मॉडुलस भी हम इसको बोलते हैं। और आई जो होता है हमारे पास, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ सेक्शन। जिस सेक्शन के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम पूरा एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही है कि नहीं। चलो अब इसके बाद देखो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक सा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम था। फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम था, जिसका एक एंड हमने फिक्स किया हुआ था और एक एंड हमारा फ्री था। अब हमने इसके ऊपर अगर हम लोड लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की डिफ्लेक्टेड शेप आ जाएगी। ये हमारा बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखो डिफ्लेक्शन जो होता है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता है। डिफ्लेक्शन होता है में, वो भी 0.025 mm, 0.12 mm, ऐसे करके इतना कम डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। कभी आप सोच रहे हो कि सेंटीमीटर या मीटर में कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा, बहुत में बहुत छोटा ये डिफ्लेक्शन हमारा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए, जो हमारे पास ये डिफ्लेक्ट होकर के शेप आई है, इसमें एक कर्व बन रहा है। कर्व बन रहा है या नहीं, तो इसको हम बोलते हैं कर्वेचर। और इस कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/r से। ये आपको बेंडिंग में समझ में आएगा, बस अभी आप ये समझो कि जो कर्वेचर होता है ये 1/r होता है। अगर आपने 9 10 11 12 में अगर आपने आईआईटी वगैरह की तैयारी की है, तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा कर्वेचर होता है, इस कर्वेचर की इक्वेशन हम वहाँ पे पढ़ते थे। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे कर्वेचर की इस इक्वेशन को हम पढ़ते थे। चलिए मैं आप लोगों को वो इक्वेशन भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप इस कैंटिलीवर बीम के डायमेंशंस की बात करो तो लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो ये विड्थ होगी, इसकी डेप्थ होगी। तो लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू विड्थ, और लेंथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ। सो इट डिफ्लेक्ट। इस वजह से क्या होता है, ये बीम हमारा डिफ्लेक्ट होता है। हम कहते हैं ना कि बीम डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो भाई लेंथ बहुत ज़्यादा है, और बिर्थ की बात करो, बिर्थ और डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो बिर्थ और डेप्थ अगर उतनी ज़्यादा नहीं है तो हमारा बीम डिफ्लेक्ट तो करना है ही। तो इसका मतलब क्या है आप ये सोच रहे हो कि सर हम लेंथ को कम कर दें अगर डिफ्लेक्शन को कम करना है तो। लेंथ को कम कर देना, डिफ्लेक्शन को कम करना। भाई लेंथ को आप कैसे कम कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है कि आपको 2 मीटर लॉन्ग बीम बनाना है तो आप 2 मीटर ही बनाओगे ना, जब आपकी ज़रूरत इतनी। तो हम फिर क्या करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं अपना बीम को। लेकिन अभी हमारा ये जो बीम था, इस केस में अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा था, तो अगर हम इस केस में अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो ये इस तरीके का हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, जो कि लोड आएगा यहाँ पे पी एल। अगर पी लोड लग रहा है, थोड़ा सा बस समझ लो कि इस तरीके के हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अब इसके सेक्शन की बात करें तो सेक्शन क्या होगा, होगिंग।
सेक्शन क्या होगा, होगिंग। होगिंग सेक्शन क्यों होगा सर, ऊपर टेंशन होगा, नीचे क्या होगा, कंप्रेशन, क्योंकि ये जो चीज़ हम देखते हैं होगिंग होगा है, ये हम क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। किसको देखते हैं हम, क्रॉस सेक्शन को देख करके बताते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, होगिंग होगा। ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे समझा दूँ कब होगिंग कब सैगिंग होता है कि नहीं। चलिए, इसके बाद हम देखिए डिफ्लेक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन को कम करने का तरीका है, डिफ्लेक्शन इज डिक्रीजेज बाई, डिफ्लेक्शन को हम कैसे कम करें, तो प्रोवाइडिंग स्ट्रोंगर मटेरियल। अगर हम स्ट्रोंगर मटेरियल प्रोवाइड कराएं, अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बढ़ा दें तो हम डिफ्लेक्शन को कम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है। यहाँ से 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम अपॉन ई आई हो जाएगा। तो एम अपॉन ई आई हो गया 1 अपॉन आर, इसको ही क्या बोलते हैं हम, कर्वेचर। तो कर्वेचर की क्या इक्वेशन आई, एम अपॉन ई आई, क्या आई, एम अपॉन ई आई। अब देखो इफ़ अगर हमें बेंडिंग मोमेंट जीरो है, हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाए, जीरो, तो वहाँ पे हमारा कोई कर्वेचर ही फॉर्म नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट की जीरो करो वैल्यू तो 1 अपॉन आर इजिकल टू जीरो, मतलब कर्वेचर ही कुछ नहीं। अगर बेंडिंग मोमेंट ही ना आए तो कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। और यही तो हमने सबसे पहले सीखा था कि डिफ्लेक्शन आता किसकी वजह से, जब कोई हमारा एक्सटर्नल लोड लगे, बेंडिंग लगे, तभी तो हमारा कुछ ना कुछ क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो किसी वजह से बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। या फिर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इनफाइनाइट कर दें, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप इनफाइनाइट कर रहे हो तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन जीरो। तो यहाँ पे आप इसको 1 अपॉन जीरो कर रहे हो, फिर भी ये ऊपर जाके जीरो, तो ये ओवरऑल हो ही तो जीरो रहा है। या तो एम को जीरो करो, या फिर जो आप लोग का मॉडुलस ऑफ फ्लेक्चुअल रिजिडिटी है उसको आप इनफाइनाइट कर दो, तो उसकी वजह से आपका कोई भी कर्वेचर फॉर्म नहीं होगा। और जब कभी कर्वेचर फॉर्म नहीं होगा तो बीम क्या हो जाएगा, रिजिड। और जब बीम रिजिड हो जाएगा तो वहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन हमको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, है कि नहीं। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर दो। अगर कोई रेक्टेंगुलर चैनल है, इसके बी ए है और डेप्थ ये है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता होगा, बाकी पहले मुझे शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर कराना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो परेशान मत हो, वो भी करा देंगे। तो आई इजिकल टू जो होगा वो बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये बी में इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रेथ, और लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ, तो इसलिए बीम क्या करता है, हमारा डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप बढ़ाओगे तो आपको बी को बढ़ाना पड़ेगा, डी को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें से भी अगर आप डेप्थ को बढ़ाओगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो डेप्थ अगर आप बढ़ाओगे तो आपका डेप्थ की क्यूब है, तो मतलब वो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर डेप्थ को आप थोड़ा सा ही बढ़ाओगे तो उसके क्यूब की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर हमारा डीप बीम होगा, कहीं ना कहीं अगर हमारा डीप बीम होगा तो उसका जो हमें वहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, क्योंकि डीप बीम का डेप्थ ज़्यादा होगी, और डेप्थ ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या है, कम देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर जो है एम अपॉन ई आई। और अगर ई आई आप लोग का ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, आप लोग का कम होगा, होगा कि नहीं। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे लिखा भी है इंक्रीज इन डेप्थ विल इंक्रीज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज कम्पेयर टू ब्रेथ। अगर ब्रेथ के कंपेरिजन में आप डेप्थ को अगर आप बढ़ाते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं। इसके बाद देखिए दूसरी चीज़ क्या है, थर्ड पॉइंट, ये इतना वैल्यूएबल नहीं है लेकिन फिर भी अगर कभी पूछ ले तो याद रखना, अगर बीम की लेंथ को आप कम कर दो और लोड को कम कर दो तो आपका क्या है, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारा लोड फिक्स है कि हमें इतने ही लोड के लिए डिज़ाइन करना है, और हमारे पास फिक्स है कि हमको 2 मीटर का ही बीम बनाना है, तो भाई हम कहाँ से कम कर देंगे उसको, हम कम थोड़ी ना कर सकते हैं लेंथ को। तो ये उतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन हाँ कई बार कह देता है कि अगर लेंथ को कम करें तो भी हाँ कहीं ना कहीं हम उसको कम कर लेंगे। जर्नल केस में अगर हम देखें तो ऐसा हमारा पॉसिबल है। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब हमारा बीम डिफ्लेक्ट होता है तो एक कर्व बनता है, एक क्या बनता है, कर्वेचर बन करके आता है। तो इस कर्वेचर की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो एज वी नो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी कर्वेचर, किसी भी कर्वेचर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, 1 अपॉन आर इजिकल टू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू अपॉन 1 प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये इक्वेशन हमारे पास आती है।
है कि नहीं। ये इक्वेशन होती है, अगर आपको नहीं मालूम तो अभी आप समझ लो, क्योंकि ऐसे ही तो चीज़ें हम हमारी नॉलेज कब बढ़ती है, जो चीज़ें नहीं पता है हमको वही चीज़ें हम जोड़ते चले जाएं और चीज़ें हमको पता लगती चले जाएं। अब अगर हम सोम और स्ट्रक्चर में बात करें तो देयर आर वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। अब मैंने आपको जैसा कि कहा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो सोम में हो या स्ट्रक्चर एनालिसिस में, कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना मीटर में सेंटीमीटर में डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा। भाई डिफ्लेक्शन में देखने को मिलता है, बहुत कम डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। तो जब डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा उसका, तो हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स को क्या ले लेंगे, जीरो, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, लगभग जीरो। अब एक बात बताओ, अगर ये बीम है और इसका डिफ्लेक्शन बहुत कम है, ये कोई डिफ्लेक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा बना दिया, तो इसका स्लोप क्या लेकर के चलोगे आप, स्लोप तो जीरो लेके चलोगे ना, बहुत कम स्लोप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स को क्या कर देंगे, जीरो। अगर ये पोर्शन जीरो हो गया तो वन प्लस जीरो नीचे क्या आ गया, वन, तो इसका मतलब वन अपॉन आर इज इक्वल टू आ गया डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। आ गया कि नहीं, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। और अभी मैंने बेंडिंग इक्वेशन से आपको बताया था कि एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। इस पोर्शन को हटा दो यहाँ से, और यहाँ से जब ई वन अपॉन आर की वैल्यू निकालोगे तो वन अपॉन आर की वैल्यू एम अपॉन ई आई आई। इसका मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू कितनी आ गई, एम अपॉन ई आई। अब यहाँ से मैं एम की वैल्यू निकालूँ तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई आई डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। अब ये जो एम आया है, ये एम है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट। अब ये वही बेंडिंग मोमेंट है जिसकी वजह से बीम में डिफ्लेक्शन आ रहा था। अगर अब हमें ये पता चल जाए कि बीम में जो डिफ्लेक्शन आने वाला है किस बेंडिंग मोमेंट की वजह से आने वाला है, तो अब जो हम, अगर हमें पता मालूम पड़ गया कि इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, उससे कम ही उस पर अलाउ करेंगे, तो हमारी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। तो ये इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आप लोगों की डिफ्लेक्शन चैप्टर में। क्यों, क्योंकि यही वो इक्वेशन है जो हमको हेल्प करेगी कि कैसे हम अपना डिफ्लेक्शन को कम कर सकते हैं। तो इस डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए यही वो हमें इक्वेशन है जो डिफ्लेक्शन निकाल, सॉरी, बेंडिंग मोमेंट निकाल करके देगी। तो इट मीन्स डिफ्लेक्शन कम ड्यू टू बेंडिंग, यानी डिफ्लेक्शन हमको मालूम है बेंडिंग की वजह से आता है। अब ये बेंडिंग हमको देगा कि कितना बेंडिंग मोमेंट है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। और ये यही जो इक्वेशन है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया गया था, इसी इक्वेशन को नाम दे दिया गया था डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसी इक्वेशन को नाम दे दिया गया था डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो अब हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स आएंगे जिनकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा हम अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो सपोज हमें कोई भी वाई जो है हमारे पास डिफ्लेक्शन है, ये बीम था ऐसे करके आ रहा था, इसको हमने वाई को डिफ्लेक्शन कह दिया, एक्स को स्पैन कह दिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या है, कोई इक्वेशन अगर दी हुई है, ए एक्स की पावर टू प्लस के बी एक्स प्लस के सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमको ये गिवन है। तो ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन अगर हमको मालूम है तो इसका हम डी वाई ओवर डी एक्स, अगर हम इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन लेंगे, आपको मैथ थोड़ा सा अपना थोड़ा सा मैथ पे ध्यान देना है बस। डी वाई ओवर डी एक्स जब हम इसका एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो टेन थीटा आता है हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स आता है या नहीं। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने लिया, तो थीटा यहाँ पे हमको देखने को मिल गया स्लोप। फिर हमने उसका दोबारा डेरिवेटिव किया, एक बार और डेरिवेटिव किया। तो जब आप एक बार और डेरिवेटिव करते हो तो डी वाई ओवर डी एक्स टू एम अपॉन ई आई इज इक्वल टू यही आया था कि नहीं आया था भाई, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। अब यहाँ से मैं एम अगर निकालूंगा तो ई आई इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू आ गया कि नहीं, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में चला गया। तो ई आई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, और डी टू वाई ओवर डी एक्स टू मुझे यहाँ से मिल तो गया। अब इस अगर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को मैं ई आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मोमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें उठ के आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपको मेथड पढ़ाने शुरू करूँगा ना, तो आपको लगेगा कि वाह सर, आपने जो भी चीज़ें थी, जो भी काम की चीज़ें थी, आपने वो पहले निकाल करके बता दी और इतने अच्छे से आपने बता दी, फिर आपको बहुत आसान लगेंगी चीज़ें। तो आप देखोगे कि जब आप इसी इक्वेशन का जब दो बार डेरिवेटिव करते हो और उसको फ्लेक्चुअल रिजिडिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो मोमेंट आप लोग का निकल करके आ जाता है। अब एक चीज़ जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी अपनी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में, हमको मालूम है कि शियर फोर्स जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट के स्लोप के इक्वल होता है। शियर फोर्स जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट के स्लोप के इक्वल होता है। अब देखो जरा बाबू, ये अभी जो आई है किसकी इक्वेशन आई है, बेंडिंग मोमेंट की। अगर इस बेंडिंग मोमेंट का मैं एक बार और डेरिवेटिव ले लूँ, जो एम की इक्वेशन आई है ई आई डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, अगर मैं इसका एम का एक बार डेरिवेटिव ले लूँ किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि एम जो होता है डी एम ओवर डी एक्स होता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और यहाँ से शियर फोर्स भी निकाल लिया। इस शियर फोर्स का भी यूज़ करूँगा मैं, फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ का यूज़ करूँगा, बस आप पढ़ते जाओ, आपको सारी चीज़ें खुद ही क्लियर होती चली जाएंगी, है कि नहीं। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हमें मालूम है, एक और चीज़ मालूम है। सर क्या मालूम है, हमको मालूम है कि लोड की जो इंटेंसिटी होती थी वो शियर फोर्स के स्लोप के इक्वल होती थी।
शियर फोर्स की स्लोप के इक्वल होती थी कि नहीं? हमने पढ़ा था कि जो लोड होगा वो ds/dx, वहाँ पे मैंने s से बताया था शियर फोर्स आपको, यहाँ पे v से लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जब हम उसका शियर फोर्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लोड। तो जो शियर फोर्स की इक्वेशन आई है ना, मैंने इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लिया, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और थोड़ा सा डेरिवेटिव उसका ले लिया हमने। तो जब W मैंने वहाँ से निकाला तो कितना आया? EI, और यहाँ पे 3 था ना, तो एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो d⁴y/dx⁴। तो अगर वो ये कहे कि स्लोप की इक्वेशन ये है, वो मुझसे कहे बेंडिंग मोमेंट निकाल के दिखाओ, मैं निकाल के दे दूंगा उसको। वो मुझसे कहे शियर फोर्स निकाल के दिखाओ, तो मैं उसको शियर फोर्स निकाल के दे दूंगा। वो मुझसे कहेगा लोड निकाल के दिखाओ, बीम पे कितना लोड आ रहा, तो लोड निकाल के दे दूंगा। तो देखो कितना आसान कर दिया हमने कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन मालूम है स्लोप की, तो हम मोमेंट भी निकाल सकते हैं, शियर फोर्स भी निकाल सकते हैं और लोड भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अब मेरे पास क्या आते हैं? कुछ मेथड्स आते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपना टू फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यही जो थीटा स्लोप है और डिफ्लेक्शन डेल्टा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कुछ मेथड्स होते हैं और बड़े ही शानदार मेथड हैं। तो सबसे पहले मैं मेथड की बात करता हूँ जिसको हम बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो देखो इन मेथड्स के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। देखो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, और हमारे सारे सब्जेक्ट ऐसे ही इसमें चल रहे हैं। और हमारा जो इस कोर्स का प्राइस है जो अभी आप देख रहे हो 649 रुपीज़ में आप लोगों को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, वीडियोज़, लेक्चर प्लस PDF वहाँ पे मिल जा रही हैं, प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 649 रुपीज़ में। और सभी सब्जेक्ट, जिसमें कि 8 सब्जेक्ट अभी तक हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और फरवरी में हम अपनी सोम कंप्लीट कर लेंगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, RCC कंप्लीट कर लेंगे और स्टील कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही ये सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो इस कोर्स का प्राइस 99 रुपीज़ हो जाएगा। तो अगर अभी आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम चल रहा है। जैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तुरंत मैं इसका प्राइस जो है 99 कर दूंगा, क्योंकि अभी लाइव कोर्स है, सब्जेक्ट कम हुए तो इस वजह से चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जाकर के स्टोर में जाकर के आप वहाँ से उसको कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल वो आप लोग के लिए वहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं दूसरा कोर्स चल रहा है हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक अगर आप लोग को पढ़नी है कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन, तो वो भी हमारे एप्लीकेशन में आप लोग को मिल जाएगा ओनली 399 रुपीज़ में, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो अब आप लोग देखो, लिंक मैंने सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड हम पढ़ेंगे, मैकाले मेथड पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़ेंगे, मोमेंट एरिया मेथड जिसको मोहर्स मेथड भी कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी पढ़ेंगे, कैस्टिग्लियानो थ्योरम जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट और सेकंड दो थ्योरम आती हैं कैस्टिग्लियानो की। यूनिट लोड मेथड भी पढ़ेंगे, और यूनिट लोड मेथड के साथ साथ हम लोड शिफ्टिंग भी अपनी देखेंगे। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग कॉमन सेंस। भाई हम इंजीनियर हैं, अगर हम अब अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमको चाहिए सिलेक्शन, तो हम लगाएंगे इंजीनियरिंग कॉमन सेंस मेथड। ये हमारा खुद का मेथड है जिसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। इन सब मेथड से तो आप लोग को पढ़ना ही है, लेकिन आप लोगों को लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या डबल इंटीग्रेशन मेथड हर जगह एप्लीकेबल होगा? क्या मैकाले मेथड हर जगह एप्लीकेबल होगा? क्या कॉन्जुगेट मेथड होगा? अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो कब कौन सा मेथड लगाएंगे? कब हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे? कब हम मैकाले मेथड को यूज करेंगे? कब कॉन्जुगेट बीम मेथड अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कॉन्जुगेट बीम मेथड की बात करूं तो अगर हम बोलें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड अगर बोला जाता है पूरे इंजीनियरिंग में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने का, तो वो कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है। तो ये क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है? क्यों सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड जो है, क्यों मैकाले मेथड को हम बोलते हैं? मोमेंट एरिया मेथड क्या है, स्ट्रेन, सब के सब मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हर मेथड के क्वेश्चन आप लोगों के साथ कराने वाला हूँ, 4-5 2-3 जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएंगे, हर मेथड के क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में कंप्लीट करूंगा। और इंजीनियरिंग कॉमन सेंस से जितने भी आप लोग फॉर्मूले पढ़ोगे वो सब आप लोग को केवल और केवल 5 मिनट में लर्न कराने की गारंटी मेरी, ठीक है। अगर 5 मिनट में लर्न ना हो तब बोल देना कि हाँ सर आपने बोला था और सारी चीज़ें लर्न नहीं हुई। अब देखो सबसे पहले आएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो मैंने आप लोग को बोला था इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे अपना एज ए डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो ये डबल इंटीग्रेशन मेथड हम पढ़ेंगे, और देखो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे पहले उसका मेथड समझाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये क्वेश्चंस आई गया हमारे पास, एक क्वेश्चन ये हुआ, सेकंड क्वेश्चन ये हुआ एक ही मेथड का, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन ये आया, फिर फोर्थ क्वेश्चन ये आया,
फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड, ये सुपर पोजिशन थ्योरम आ गई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सुपर पोजिशन को। फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन करा हमने, देखो फिफ्थ क्वेश्चन ये है, एक मेथड से इतने इतने क्वेश्चन, फिर मैकाले मेथड आ जाएगा, क्यों सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आप लोग को एप्लीकेशन पे मिलेंगी, जिसका लिंक जो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आता रहता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी।